हेलो दोस्तों, हम लोगों का आज का टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नॉलेज इज़ पावर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सब टॉपिक दैट इज़ केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसको हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का दर्जा देंगे। ठीक है, हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स मान के चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग डीम्ड शब्द का मतलब समझते हैं। डीम्ड वर्ड का मतलब होता है मान लेना, कानूनन तौर पे मान लेना, एज्यूम करना नहीं। ठीक है, एज्यूम करना और डीम्ड करने में थोड़ा सा अंतर है कि एज्यूम करना मतलब आप कोई चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, जबकि डीम्ड करने का मतलब ये होता है कि कानून कोई चीज़ को स्वीकृति प्रदान कर रहा है और कानून जो है कानूनन तौर पे हम लोग जो है कोई चीज़ को स्वीकृति दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इस तरह का सिचुएशन हुआ होगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स इसमें कवर्ड है। ठीक है, विच आर द पॉइंट्स वेयर द डिफरेंट सिचुएशंस आर ट्रीटेड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए सबसे पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, सेक्शन 68। तो क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड सेक्शन 68 विल बी डीम्ड टू बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिटेल में तो डिस्कशन करूंगा, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। नेसेसरीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नेसेसरीज का मतलब यहाँ पे होता है रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एडुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, और भी कई चीज़ें हो सकते हैं, वो केस टू केस कोर्ट डिसाइड करता है कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब जो रिसीवर है उसका कंडीशन इन लाइफ को ध्यान में रखते हुए कौन सा चीज़ सूटेबल होगा उसके लाइफ के लिए नेसेसरी माना जाएगा। ये सारा चीज़ कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। तो अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा किसी व्यक्ति को जो कि इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप अगर नेसेसरी सप्लाई करते हो तो इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पर्सन है हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग सेपरेटली इसके लिए अलग से डिस्कशन कर चुके हैं। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा देता हूँ। तो माइनर होता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड and persons who are barred from entering into a contract. These are the persons who are incapable of entering into a contract. तो ऐसा किसी व्यक्ति के साथ आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे कोई ल्यूनेटिक के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इन दैट केस आप अगर उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप नेसेसरीज उसको सप्लाई करोगे तो उसको वॉइड एब इनिशियो नहीं माना जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अंडर द हेड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के हेड में आपका कॉन्ट्रैक्ट विल बी डीम्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रहा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ आप लोगों को। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है विच आर डायरेक्टली नॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं है क्योंकि उसमें कई डिफिशियंसीज रह जाते हैं, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन बावजूद इसके कोर्ट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, कोर्ट इन चीज़ों को डायरेक्टली क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दे देता है। मतलब हम लोग मान लेते हैं due to certain court judgments, due to judgments given by high court, supreme court, and there are certain provisions also, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ those are the provisions। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं भी हो रहे हैं तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो व्हाट आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेट टू दोज कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर despite certain deficiencies, despite certain problems in those contracts, we have treated these contracts as equivalent to a valid contract। ठीक है, हम लोग ऐसे एग्रीमेंट्स को इक्विवेलेंट मान लिए एक वैलिड एग्रीमेंट के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तरह पे के दर्जे पे। तो हम लोग यहाँ पे ये जो दर्जा इन लोगों को मिलता है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड, इसको मिल चुका है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा। तो अब हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो सेक्शन 69 में अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन किसी दूसरे पर्सन को के बिहाफ में अगर पेमेंट करता है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट को भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया यहाँ पे जाएगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेचुइशियस एक्ट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे चीज़ें सेक्शन 70 में लिखे हुए हैं, 68, 69, 70,
ठीक है, ये सभी सिचुएशंस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, सेक्शन 71। शॉर्ट में ओवरव्यू दे देते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप कोई किसी दूसरे व्यक्ति का कोई गुड्स को आपको मिला, ठीक है, आप कहीं से रास्ते से जा रहे थे, कोई गुड्स आपको पड़ा हुआ मिला, तो इन दैट केस दैट यू आर ट्रीटेड एज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के साथ डायरेक्टली तो आपका जो ओनर है उसके साथ तो आपका डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये माना जाएगा कि इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द ओनर आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज रीजनेबल एक्सपेंसेस, जैसे एक्सपेंसेस फॉर फाइंडिंग द ओरिजिनल ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ओरिजिनल ओनर को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो खर्चा आप अपने जेब से कर रहे हो, उन खर्चों को रीइंबर्समेंट पाने का आपको हक है। रीइंबर्समेंट पाने के बाद ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप जो ओनर एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स है उसको उसका गुड्स क्या कर दो, लौटा दो। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे का गुड्स मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उन गुड्स को लौटाना पड़ेगा और उसके बाद आपका राइट्स ये बनता है कि ओनर ऑफ द गुड्स से आप मांग सकते हो कि उसका आपका जो राइटफुल पेमेंट है, राइटफुल एक्सपेंसेस है, उसका रीइंबर्समेंट आप यहाँ पे मांग सकते हो, क्लेम कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मनी पेड बाई मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। ठीक है, मनी पेड बाई मिस्टेक और अंडर कोअर्शन, सेक्शन 72। तो दोस्तों ये क्या कहता है, शॉर्ट में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं, आपके साथ किसी दूसरे पर्सन का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और मान लीजिए कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जाकर के आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मिस्टर सी आकर के, दबंग टाइप का आदमी था मिस्टर सी, वो आकर के मिस्टर बी को डराया धमकाया कि तुमको मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, नहीं तो हम तुमको ये नुकसान पहुंचाएंगे, मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी है ऐसा बोला, डराया धमकाया। बी डर गया और वो जाकर के ये ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में बी जो है वो कोर्ट पहुंच गया और जा करके इस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई करवाने के लिए वो कोर्ट को अपील किया। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अगर वो साबित इस बात को कर देगा कि हाँ इस तरह का कोअर्शन एक्सर्ट किया गया, इस सिचुएशन को कोअर्शन बोलते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, धमकाता है और उसको मजबूर करता है किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो कोअर्शन कैन बी एक्सर्टेड बाय अ थर्ड पार्टी ऑल्सो, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो वो अगर कोर्ट में जाकर के ये बोलेगा भी कि सर हमको तो कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ घटना घटा है, तो कोर्ट ए का बात यहाँ पे बिल्कुल इनकार कर देगा, क्योंकि कोअर्शन कैन बी एक्सर्टेड बाय एनीवन वंस इट इज प्रूव्ड दैट कोअर्शन हैज बीन एक्सर्टेड। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोर्ट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो करार दे देगा। अब वॉइड एब इनिशियो का मतलब है स्टार्टिंग से ही वॉइड, ठीक है, स्टार्टिंग से ही इनवैलिड हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब हो सकता है यहाँ पे ए बेचारा ए जो है, जो कि बिल्कुल भी इस चीज से अनजान था, वो कोई इन्वॉल्व भी नहीं था, वो हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कुछ पेमेंट कर दिया मिस्टर बी को। तो अब यहाँ पे बहुत समय क्या होता है कि बी जो है वो बदमाशी कर सकता है, वो बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, वो हो गया है, तो मैं तुम्हारा पैसा तुमको क्यों लौटाऊं, ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ, मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा नहीं, तो मैं तुमको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेरा जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं तुमको पैसा वैसा लौटाऊंगा नहीं। तो तब इन दैट केस अब ए हो जाएगा विक्टिम, जहाँ पे स्टार्टिंग में बी विक्टिम था, अब ए विक्टिम हो जाएगा। तो ए को भी विक्टिम होने से बचना है, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा सिचुएशन में दिस विल बी ट्रीटेड एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा ऐसे सिचुएशन में दे दिया जाएगा। ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहां तक पैसा लौटाने वाला मैटर है, वहां पे इसको क्या कर दिया जाएगा, एक तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट भी ट्रीट कर लेगा। और कोर्ट जो है वो बी को डायरेक्शन देगा कि इट इज नाउ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तुमको अब क्या करना होगा, जो पैसा तुम ए से लिए हो, ऑल्दो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट पहले वॉइड एब इनिशियो हो चुका था, लेकिन सिंस तुम पैसा लौटा नहीं रहे हो, तो हम इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए तुमको क्या कर देंगे, हम मान लेंगे कि तुम्हारे और ए के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तुमको अब पैसा लौटाना पड़ेगा।
तो दिस इज द सिचुएशन। अब देखिए अगला जो पॉइंट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब जो पहला पॉइंट है उसको चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड सेक्शन 68। देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो मैंने क्या लिखा, देखिए इफ अ पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इनकेपेबल है ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसरीज, ठीक है, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। इस चीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इस चीज का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो कि अदरवाइज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके जिंदगी के लिए जो जो चीज नेसेसरी था, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिसिन एक्सेट्रा, जो भी उसको जरूरत था, उसके जरूरत के चीज़ों को अगर वो सप्लाई करता है दूसरा व्यक्ति उसको, जो कि इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे हालात में कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान लेगा, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है जो सप्लाई किया है उसको रीइंबर्समेंट कम से कम मिल जाए, जितना का वो माल सप्लाई किया है कम से कम उसका पेमेंट उसको मिल जाए। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि अगर देखिए ऐसे सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशंस में पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो। अब एक एग्जांपल ले लिए, मान लिए आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो टू सप्लाई नेसेसरीज टू हिम। अब मान लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो गया, तो आपका तो माल फंस गया, आपका पैसा भी फंस गया। तो यहाँ पे जो है ये सिचुएशन, अगर कानून में कोई सुधार जब तक नहीं लाया जाएगा तो हर कोई जिसको अपना जो है जो बिजनेस करना चाहता है वो कभी भी किसी भी जो पर्सन है जो कि माइनर है या ल्यूनेटिक है, ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करेगा ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा अपने ज़िंदगी के लिए नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में। तो इसीलिए यहाँ पे लॉ में एक उपाय निकाला गया है, इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दे दिया जाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा जैसे ही मिल जाएगा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को, तो अब क्या हो जाएगा, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है उसको रीइंबर्समेंट मिल सकता है। लेकिन रीइंबर्समेंट कहाँ से, उसके मतलब जो माइनर पर्सन है या ल्यूनेटिक पर्सन है या पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसके एस्टेट से, उसके संपत्ति से आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। वो व्यक्ति पर्सनली लायबल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, जैसे ए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक और अ माइनर विथ नेसेसरीज सूटेबल, ठीक है, विथ नेसेसरी सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ठीक है, विथ नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, A is entitled to be reimbursed from B's property। A जो है वो B के प्रॉपर्टी से reimburse हो सकता है, उसको ये पावर कोर्ट दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे बोर्ड में, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन 69, ठीक है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन 69। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, इसमें यही लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। इसका सीधा सीधी मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधी मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि आपने आपके दोस्त के बिहाफ में अगर सपोज कुछ मनी का आपने पेमेंट कर दिया, तो जो कि आपके दोस्त को पेमेंट करना था, जो लीगली बाउंड था, तो इन दैट केस नाउ यू आर एंटाइटल्ड फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ द मनी दैट यू पेड ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में पेमेंट कर देता है कोई भी मनी का, जो कि अदरवाइज किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करना था, उस दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना था, तो इन दैट केस जो व्यक्ति यहाँ पे पेमेंट कर रहा है उसको यहाँ पे रीइंबर्समेंट पाने का वो हकदार बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ अ टेनेंट, ठीक है, अगर कोई टेनेंट, ठीक है, मेक्स पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, अगर वो म्यूनिसिपल टैक्स का यहाँ पे पेमेंट करता है टू द गवर्नमेंट
on behalf of the owner of the house, then the tenant is entitled for reimbursement of the tax paid by him from the house owner, that is the landlord. मतलब यहाँ पे देखिए टेनेंट मतलब होता है किराएदार, ठीक है, और लैंडलॉर्ड मतलब होता है जिसने किराए पे दिया अपना घर को, मतलब घर का मालिक। तो म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट घर के मालिक को पेमेंट करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि टेनेंट ने घर के मालिक के बिहाफ में म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट सरकार को कर दिया, तो जितना का वो टैक्सेस देगा तो उसके लिए वो रीइंबर्समेंट पाने का वो हकदार इमीडिएटली बन जाएगा जिस दिन वो ऐसा पेमेंट करेगा फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।